हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। मेजरली हमें बात करनी है हार्मोन्स की, जो इन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। अब बात आती है ये प्रोसेस है क्या। देखो, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी की जो एक्टिविटी है उसको दो सिस्टम रेगुलेट कर रहे हैं। एक न्यूरल सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं, एक हार्मोनल सिस्टम जो आज पढ़ेंगे। हार्मोनल सिस्टम न्यूरल के कंपेयर में थोड़ा सा स्लो होता है। बात आती है ये हार्मोन होते क्या हैं। हार्मोन्स मेरे बच्चों एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक ग्लैंड के मैसेज को दूसरी ग्लैंड या दूसरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं और उससे अपना काम कराते हैं। जैसे मान लो मुझे आपसे या किसी से कोई काम कराना है, तो मैंने क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना है और आपको सेंड कर देना है। आप उसको पढ़ोगे और काम मेरा कर दोगे। वही सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता है कि कोई ग्लैंड अपना हार्मोन भेजती है और जिस टारगेट ऑर्गन पर वो हार्मोन पहुँचता है, वो हार्मोन वहाँ जाके बताता है कि भाई ऊपर से ही ऑर्डर आया, ये काम तुमको करना है, तो ये काम कर देता है। ठीक है, चलिए। तो अब इस चैप्टर में हमें कई सारी ग्लैंड पढ़नी, जैसे ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसी में होती है पीनियल ग्लैंड, उसी में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, उसके बाद यहाँ नेक में थायराइड और पैराथायराइड, यहाँ पर हार्ट के ऊपर थाइमस ग्लैंड, और नीचे जाएंगे तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, फिर टेस्टिस, फिर ओवरी, और हाँ बीच में एक रह गया पेनक्रियास। ये सारी ग्लैंड्स हमें आपको पढ़ानी है। ठीक है, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, एक्सो हो या हेट्रो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं टिश्यू वाले चैप्टर में। चलो मैं बता देता हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी, जो केमिकल या एंजाइम बनाती हैं। एंडोक्राइन जो हार्मोन बनाती हैं। हेटेरोक्राइन को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, जो दोनों बनाती हैं, हार्मोन एंजाइम भी, हार्मोन ही बनाती हैं, एंजाइम एंड केमिकल भी बनाती हैं। ठीक है, मतलब वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती हैं। अब हमें इस चैप्टर में कई सारी ग्लैंड पढ़नी, कौन कौन सी पढ़नी मैंने आपको बताया था। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाइपोथैलेमस। क्या शुरू करेंगे मेरे बच्चे? हाइपोथैलेमस। सुनो मेरे बच्चों, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है मेरे बच्चों? ब्रेन का। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होने के साथ साथ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह भी काम करता है, मतलब ये हार्मोन भी बनाता है। तो हम ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या है? पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। अब बात आएगी, ऐसा क्यों कह रहे हो सर? एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिक्रीट करता है हार्मोन, सिक्रीट करेगा हार्मोन को, और हार्मोन सिक्रीट करने के लिए इसके पास कुछ सेल्स होती हैं, उनका नाम होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल, या उनको न्यूक्लियाई कहते हैं, जिनकी वजह से हार्मोन सिक्रीट करता है। तो मैं वो भी लिख देता हूं, हैविंग न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या बताओगे मेरे बच्चों? हैविंग न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियाई, और यही हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। अब ये जो हार्मोन रिलीज करेंगे, ये हार्मोन दो टाइप के होंगे, एक होते हैं इनहिबिटरी और एक होते हैं रिलीजिंग। हम लिख देते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब ये दो टाइप के हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। अब बात आती है सर, ये रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, ये इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होते हैं? ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो, जो रिलीज कराए वो रिलीजिंग, और जो रिलीज करने को इनहिबिट करे, मतलब रोके, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसा कैसे? अब एक बात मेरी समझो, ये जो हाइपोथैलेमस है, इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को वो अकेली कंट्रोल करती है। तो वो क्या हो गया? मास्टर ग्लैंड। फिर से सुनिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और ये महाशय जिनका नाम है हाइपोथैलेमस, ये उस मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये उसके बाप हो गए, मतलब सुपर मास्टर हो गए। हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया? दादाजी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया बाप, और बाकी सब क्या हो गई? औलादें।
ऑफेंसिव मत हो जाना, बाप बोल रहा हूं मतलब पिताजी, ठीक है, गुस्सा मत होना, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए ऐसे मत सोचना कि सर कैसी भाषा इस्तेमाल करें, नहीं, बस समझाने के लिए ऐसे बोला है, पिताजी बोल लीजिए, और दादाजी तो मैंने बोला ही था। तो ध्यान से सुनिए, किसकी बात करें, हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स मास्टर ग्लैंड। और उस मास्टर ग्लैंड का नाम जल्दी से कोई बच्चा बताए मुझे, अभी अभी बोला है मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम मेरे बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने पूछा तुम कंट्रोल कैसे करते हो, तो ये हाइपोथैलेमस बोला देखो मैंने क्या करना है, दो टाइप के हार्मोन बनाने हैं, एक रिलीजिंग। जब मैं रिलीजिंग पिट्यूटरी के पास भेजता हूं तो पिट्यूटरी समझ जाता है ये हार्मोन रिलीज करवाना चाह रहा है मुझसे, ठीक है, और जब मैं इनहिबिटिंग भेजता हूं तो समझ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन को इनहिबिट करना चाहता है, मतलब कहना चाह रहा है कि उस हार्मोन से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तुम उस हार्मोन का सिक्रीशन कम कर दो। तो चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या चाहिए मेरे बच्चों, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देखो एनसीईआरटी में कुछ ही दे रखे हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की बात करता हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन कौन से हैं, देखो एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम मेरे बेटे, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस बनाता है ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है और बनाता है ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब हाइपोथैलेमस ने दोनों टाइप के हार्मोन बनाए, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। मतलब क्या है, जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन भेजता है ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी समझ जाता है कि ये मुझसे कहना चाह रहा है तुम ग्रोथ हार्मोन बनाओ, तो पिट्यूटरी तुरंत ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। और जब ये हाइपोथैलेमस ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग की जगह इनहिबिटिंग हार्मोन भेजता है, तो पिट्यूटरी समझ जाती है कि हाइपोथैलेमस कह रहा है ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बढ़ गया, तुम उसको कम करो, अब उसको और मत बनाओ, उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करो। तो मेरी बात समझ पाए कि हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड है, रीजन कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को। कैसे कंट्रोल करता है, अपने हार्मोन्स के थ्रू, और ये हार्मोन दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। क्या मतलब है, जब ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा वो ब्लड के थ्रू जाएंगे किसके पास, पिट्यूटरी के पास, उससे हार्मोन को रिलीज कराएंगे, और जब इनहिबिटिंग भेजेगा तो उसके सिक्रीशन को कम कर दिया जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया ग्रोथ हार्मोन। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल है हार्मोन का प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको शॉर्ट में PRL बोलते हैं। उसका रिलीजिंग भी है इसके पास और इनहिबिटिंग भी है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और इसी का इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब क्या है, जब ये प्रोलैक्टिन का रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा कौन, हाइपोथैलेमस, तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन बनाना शुरू कर देगी। जब ये इसका इनहिबिटिंग रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट कम कर देगी। एक अगला एग्जांपल समझिए, अगला दे रखा है MSH हार्मोन। MSH का नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये है एक MSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको MSH कहते हैं शॉर्ट में, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, और ये उसका रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों रिलीज करता है। ये रिलीजिंग भी बनाता है और इनहिबिटिंग भी बनाता है। फिर से सुन लीजिए, हार्मोन का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोल सकते हैं MSH का रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भेजेगा तो पिट्यूटरी तुरंत अपना MSH रिलीज करना शुरू कर देगी। ऐसे ही मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग का क्या होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन रिलीज करेगी तो तुरंत क्या होगा, जब ये वाला हार्मोन रिलीज होगा इनहिबिटिंग वाला, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचते ही पिट्यूटरी ग्लैंड MSH के अमाउंट को कम कर देगी। तो यहाँ पे आपने 3 हार्मोन्स देखे जिनका रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों हैं। जब रिलीजिंग जाता है तो प्रमोट करा जाता है, जब इनहिबिटिंग जाता है तो उसकी एक्टिविटी को, उसके सिक्रीशन को कम कर देते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए, जो ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन है,
जो ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसका दूसरा नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम मेरे बच्चों? सोमैटोस्टैटिन। अगर टेटिन, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों सोमैटोस्टैटिन के बारे में। अगर आपको याद हो तो आपने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको सोमैटोस्टैटिन पढ़ाया था पैनक्रियास के अंदर, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के अमाउंट को कम करता था। ये सोमैटोस्टैटिन अलग है, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कम करता है। और कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। और वो पैनक्रियास सिक्रीट करती थी, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को कम करता था। क्या इतनी बात मेरी समझ पाए? आगे बढ़ूं मेरे बच्चों? चलिए, ये हो गए आपके 6 हार्मोन। अब 3 हार्मोन्स और बताता हूँ। देखिए कौन से हैं वो 3 हार्मोन्स। एक का नाम है TSH का रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो TSH है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या है इनके पास? रिलीजिंग हार्मोन। TSH का रिलीजिंग हार्मोन है किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। जैसे ही हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी तुरंत TSH रिलीज करेगी। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जरा एक्टिविटी समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, TSH का रिलीजिंग हार्मोन जाएगा किसके पास? इसको हम बोल सकते हैं TSH का रिलीजिंग हार्मोन, TSH का RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन। जैसे हाइपोथैलेमस को रिलीज करेगा, ये ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी के पास जाएगा, तुरंत पिट्यूटरी समझ जाएगी ये मुझसे कह रहा है कि तुम अपने TSH को रिलीज करो। क्लियर हो गया? और TSH को जैसे ही रिलीज करेगी, वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाके उससे कहेगा तुम अपने हार्मोन बनाओ, थायराइड हार्मोन को रिलीज करो। अगला समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है ACTH का रिलीजिंग हार्मोन। ACTH का पूरा नाम होता है एड्रेनो, ध्यान से सुनो, आगे पूछूंगा ये नाम, ठीक है। पूरा नाम क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, इसको बोलते हैं ACTH। और इसके पास क्या है? रिलीजिंग है। इसका इनहिबिटिंग नहीं होता, इसका भी और इसका भी इनहिबिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया ACTH का RH। ये क्या हो गया? ACTH का RH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा हाइपोथैलेमस से निकल के पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी ACTH का सिक्रीशन करा देगी, और उसका काम होता है एड्रेनल ग्लैंड पर, वो वहाँ अपना काम करी, वो आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या होता है मेरे बच्चों? इसको ध्यान से सुन लो। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं GnRH। गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला जो हार्मोन होता है, उसको हम बोलते हैं GnRH। ये जाएगा पिट्यूटरी के पास और उससे कहेगा तो अपने गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करो। क्या होता है गोनाडोट्रोपिन? अभी पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद करिए। ये GnRH रिलीज करता है, जो गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टोटल 9 हार्मोन देख लिए। देखिए यहाँ पे आपने देखे 3+3 हम बोल सकते हैं वैसे तो। 3 हार्मोन है जो कि पेयर में है, जिनका रिलीजिंग इनहिबिटिंग दोनों है। लेकिन ये वाले जो 3 हार्मोन है, इनका सिर्फ रिलीजिंग है, इनहिबिटिंग नहीं होता है, ठीक है। वो फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा 2 और हार्मोन हैं, एक का नाम है ADH और एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाएगा, ये दोनों हार्मोन भी पिट्यूटरी के पास जाएंगे, लेकिन पिट्यूटरी से कोई काम नहीं कराएंगे। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बात। एक हार्मोन है ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम मेरे बच्चों? ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन भी हाइपोथैलेमस ही बनाता है, लेकिन ये ब्लड के थ्रू ना जाके न्यूरल टिश्यू के थ्रू जाते हैं, नर्व एंडिंग में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में, वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे, लेकिन पिट्यूटरी से कोई काम नहीं कराएंगे। ये ध्यान रखना। बाकी के जितने हार्मोन हैं
वो जाते हैं पिट्यूटरी के पास, उससे कहते हैं तुम हार्मोन बनाओ। लेकिन ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके न्यूरल एंडिंग में स्टोर हो जाएंगे और कोई काम पिट्यूटरी से नहीं करवाएंगे। जब इनकी ज़रूरत होगी तो ये वहाँ से निकलेंगे, अपना काम कर लेंगे। बात समझे? पिट्यूटरी तो इनको रहने की जगह दे रही है, समझ लो, एहसान माने ये पिट्यूटरी का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने हाइपोथैलेमस देखा कि जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरल पार्ट के साथ साथ एंडोक्राइन पार्ट भी है, क्योंकि हार्मोन बनाता है। हार्मोन बनाने के लिए इनके पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल, जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं, वो होती हैं। ये हार्मोन दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, जिनकी मदद से ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर लेते हैं, इसीलिए इनको सुपर मास्टर कहते हैं। रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो टोटल ये हैं 3+3, 3 पेयर में और 3 अनपेयर। उसके अलावा 2 और हैं, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल नहीं करते, बस वहाँ जाके रहते हैं। रिलीजिंग प्रमोट करेगा, इनहिबिटिंग एक्टिविटी को कम करेगा। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस हमारा पूरा होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो भाई, अभी मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से जुड़ी है, इसीलिए इसका नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। एक और भी नाम है इसका, बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, मतलब सारी एंडोक्राइन ग्लैंड का बैंड बजाता रहता है, इसीलिए क्या नाम हो जाएगा? बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। अब एक बात समझो, मैंने पूछा पिट्यूटरी ग्लैंड तुम करती क्या हो? बोली सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को मैं कंट्रोल करती हूँ, तभी मुझे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कैसे, हाउ टू करे कंट्रोल? बोले अरे भाई बिंदास आइटम है मेरे पास है हार्मोन, जिसकी वजह से मैं ये काम कर पाती हूँ। मैं तुम्हें भी कोई कंट्रोल कर पाती, बताया था हाइपोथैलेमस मेरा माई बाप है, वो मुझे कंट्रोल करता है, वो मुझसे कहता है, मैं औरों से कहता हूँ लो भाई काम करा लेती है ग्लैंड। मैंने पूछा तुम हो कहाँ? बोले ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस से उससे जुड़ी हूँ। और जो खोपड़ी है मतलब स्कल का ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में एक बोन पढ़ाई थी स्फेनॉइड बोन, याद हो तो। क्रेनियम में 8 बोन पढ़ाई थी, उसमें एक थी स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो फिर से सुनो, स्कल के क्रेनियम के स्फेनॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये मटर के दाने की तरह होती है, पी शेप्ड होती है, छोटी सी होती है, और उस ग्लैंड के उस बोन के अंदर एक गड्ढा होता है डिप्रेशन, जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। तो फिर से सुनो, एक बोन है स्फेनॉइड बोन जो कि स्कल की बोन है, उसमें एक गड्ढा है, उस गड्ढे में ये प्रेजेंट है और हाइपोथैलेमस से जुड़ी है। चलिए मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बना के दिखाता हूँ। सपोज करो ये जो है एक स्फेनॉइड बोन है, सपोज कर लेते हैं स्फेनॉइड बोन है और ये उसमें एक गड्ढा है। ठीक है, तो इस गड्ढे में रखी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मटर के दाने की तरह होती है, और इसका एक छोटा सा ये स्टॉक है जिसके थ्रू ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है हाइपोथैलेमस, क्या है मेरे बच्चों? हाइपोथैलेमस, ठीक। और ये है एक स्टॉक, इसका नाम है इन्फंडिबुलम। ये नाम आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। इन्फंडिबुलम वो स्टॉक है जिससे हाइपोथैलेमस से जुड़ी है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हो गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर रखी है, आप बताओगे स्फेनॉइड बोन के अंदर रखी है। और स्फेनॉइड बोन किसकी है? आप बताओगे स्फेनॉइड बोन है स्कल की, और इसके अंदर एक गड्ढा है, उसका नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है मेरे बच्चों? सेला टर्सिका। ध्यान से देखो, स्कल में बोन स्फेनॉइड, बोन में गड्ढा सेला टर्सिका, उसके अंदर पी शेप पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका स्टॉक इन्फंडिबुलम, जुड़ा है किससे? हाइपोथैलेमस से। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए अब इसको हम बता देते हैं। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे छोटी एंडोक्राइन कौन सी है? तो आप बताओगे पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ी कौन है? यहाँ पे नेक में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, तो इसे हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है? मास्टर ग्लैंड। क्यों? रेगुलेट करती है अदर ग्लैंड की एक्टिविटी को। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है आपका मास्टर ग्लैंड। इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई और बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप एक पिट्यूटरी ग्लैंड को देखोगे तो कैसी दिखाई देगी? देखो भाई, एक बात दिमाग में डाल लो, डायग्राम एनसीईआरटी के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा।
आप क्लास के बाद एनसीईआरटी ज़रूर उठाइए, उसमें देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर मैं एक पिट्यूटरी ग्लैंड बना के आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये तो हो गया इसका स्टॉक। क्या नाम है इस स्टॉक का? आप बताओगे सर नाम है इनफंडीबुलम। क्या नाम मेरे बच्चों? इनफंडीबुलम। फिर इसके 3 पार्ट्स बना के दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से। ये देखिए 1, एक ये बीच वाला पार्ट है, इसका नाम है, ये पहला वाला, इसका नाम है एंटीरियर लोब। क्या नाम मेरे बच्चों? इसका नाम होता है एंटीरियर लोब, ठीक है। ये वाला होता है, इसका नाम होता है पोस्टीरियर लोब। क्या नाम मेरे बच्चों? पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये वाला होता है मिडिल लोब, या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इंटरमीडिएट लोब। अब देखो, एंटीरियर लोब का नाम होता है पार्स डिस्टैलिस। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, फालतू की एक भी चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ। डिस्टैलिस, इसका नाम होता है पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम मेरे बच्चों? मेरे साथ बोला भी करो बच्चों, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और पोस्टीरियर लोब का नाम होता है पार्स नर्वोसा। क्या नाम मेरे बच्चों? पार्स नर्वोसा, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन के केस में ये दोनों सेपरेट नहीं होते। ह्यूमन में अगर आपसे पूछे ह्यूमन में कितने लोब है, तो केवल 2 लोब बताओगे, ठीक है। 3 लोब नहीं होते। देखो वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, ठीक है। ये इनके टेक्निकल नाम है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन, एंटीरियर और इंटरमीडिएट दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इनका नाम क्या होता है आप बताओगे? इनका नाम होता है एडेनोहाइपोफाइसिस। क्या नाम मेरे बच्चों? एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और जो पार्स नर्वोसा होता है, इसका नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। बोलो मेरे बच्चों, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे पूछें ह्यूमन के अंदर कितने पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो आप बताओगे ओनली 2 पार्ट्स आर देयर। एक है एडेनोहाइपोफाइसिस, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये बना है बाय द फ्यूजन ऑफ पार्स डिस्टैलिस एंड इंटरमीडिया, ठीक है। और ये नर्वोसा को बोलते हैं। अच्छा, ये जो नर्वोसा है ये न्यूरल कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है, ठीक। और ये वाला जो होता है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ब्लड वेसल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूरल एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। हाइपोथैलेमस अपने जो हार्मोन भेजेगा ब्लड के थ्रू, वो पहुँचेंगे इसमें एडेनोहाइपोफाइसिस में। वो हार्मोन यहाँ आएंगे और इस एडेनोहाइपोफाइसिस से हार्मोन बनवाएंगे, ठीक है। और जो हार्मोन न्यूरल एंडिंग में आके यहाँ पर स्टोर होंगे पार्स नर्वोसा के अंदर, ठीक है, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर, वो अंडर न्यूरल कंट्रोल हैं। वो हार्मोन यहाँ के बस स्टोर हो जाएंगे, इससे कोई नया काम नहीं करा पाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर वो यहाँ से रिलीज़ होंगे और जहाँ भी इनका ज़रूरत है वहाँ पर ये काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ये अब एक क्वेश्चन आता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। क्या क्वेश्चन आता है? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कौन कौन से पार्ट हैं बॉडी के जो बनाते हैं? तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर जो होता है वो, और दूसरा एडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी, ये दोनों मिलकर हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बनाते हैं। ये एक पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, और ये डायरेक्ट अंडर न्यूरल कंट्रोल होता है। फिर मैं इसके हार्मोन भी बताऊंगा, ठीक है। तो क्या क्या हमें लिखना है? पहली चीज एडेनोहाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी, एडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। बोलो, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कौन बनाएगा? आप बताओगे ये बनाता है हाइपोथैलेमस और एडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। और न्यूरो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर
द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़े, अब एक एक करके बात करते हैं हार्मोन्स की। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आगे मैं डिटेल में लिखूँगा। ठीक है, तो हम अगर बात करें पिट्यूटरी हार्मोन्स की, पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी हार्मोन से। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ हार्मोन लिख रहा हूँ, जैसे सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड है ACTH एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर है गोनाडोट्रोपिन, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ GTH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो ये जो है ऊपर के 5 ये एंटीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, मतलब ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। ये कौन बनाता है, इंटरमीडिएट लोब, जो पिट्यूटरी का इंटरमीडिएट लोब है वो इसे बनाता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये सारे एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन हैं, देख लो भाई ये इन दोनों से मिलके बना है, तो हम बोल सकते हैं ये सारे एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन हैं। क्या पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई हार्मोन बनाएगा, आप बताओगे नहीं। यहाँ से बस रिलीज होते हैं ADH मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन, और एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सिर्फ ये दोनों यहाँ से रिलीज होते हैं, बनते नहीं हैं। तो ये किसके हैं, आपके पोस्टीरियर लोब के, किसके हार्मोन है, पोस्टीरियर लोब के हार्मोन है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक एक करके इन सारे हार्मोन के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। अरे भाई ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, आप बताओगे। ग्रोथ हार्मोन आपका ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। कौन सी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ में दो चीज़ों की ग्रोथ होती है, एक स्केलेटल की मतलब बोन्स की ग्रोथ, और दूसरा फिर उस पर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी ग्रोथ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है तो वो थिन होने लगता है, मतलब पतला होने लगता है, लीन होती है उसकी बॉडी काफ़ी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन फिजिकल ग्रोथ में स्केलेटन की ग्रोथ कराता है, उसके बाद फिर वो मसल की ग्रोथ कराता है। जब वो स्केलेटन की ग्रोथ करा रहा होता है तो उसे मसल की ग्रोथ ना होने की वजह से वो पतला दिखाई देता है, धीरे धीरे फिर वो ठीक हो जाता है। क्या मेरी बात समझ पाए कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, फिजिकल ग्रोथ कराना, मेंटल नहीं। मेंटल ये नहीं कराता है, फिजिकल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार है, पहली चीज। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन जो है मेरे बच्चों ये पहले स्केलेटन की ग्रोथ कराएगा फिर कराएगा मसल की ग्रोथ। इतनी बात तो मेरे बच्चों समझ में आ गई होगी। अब मुद्दा ये है, अगर ये हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, तो भैया डॉर्फिज्म होएगा या साइमन डिसीज होएगा। ये क्या होता है, अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन कम रह गया तो आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं, स्केलेटन की ग्रोथ का नंबर था, हार्मोन कम पड़ गया तो स्केलेटन ग्रोथ नहीं होगा। आपने सर्कस में मिडजेट्स देखे होंगे, मतलब बौने जो होते हैं सर्कस में, छोटे छोटे हाइट के 2.5 फीट के जो होते हैं, वो इसी बीमारी से परेशान होते हैं। ठीक है, बड़ी दुखद बात है ये, वैसे इतनी भी दुखद नहीं है भाई, सबको ईश्वर ने बनाया है अच्छा। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, मैं बढ़िया हूँ, बात ख़त्म। मैं भी तो देखो मेरी तो हाइट बहुत कम है, ठीक है, कितना हूँ 5.24 का हूँगा मैं, ऐसे 2 या 4 का हूँगा ऐसे, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी हाइट ठीक है, मुझे क्या करना दुनिया से, है ना। तो वापस आते हैं, तो डॉर्फिज्म एक बीमारी होती है। ये डॉर्फिज्म क्यों होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई बचपन में ही। लेकिन अगर एडल्ट में होती ग्रोथ हार्मोन की कमी तो क्या होता, तो साइमन डिसीज होती। इसमें क्या होता, स्केलेटल तो पूरा ग्रो कर गया होता, हाइट तो प्रॉपर हो गई होती जितनी ज़रूरी है, लेकिन मसल ग्रोथ नहीं हो पाती तो काफ़ी पतले हो जाते। तो आपने देखा हो कई लोग होते हैं जो पूरा जीवन काफ़ी पतले रहते हैं, तो उसका वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन एडल्टहुड में कम रह गया। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से दो बीमारी समझ ली, एक डॉर्फिज्म और एक साइमन। पहले समझा देता हूँ, मतलब लिखता भी चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा।
तो ग्रोथ हार्मोन किस लिए जिम्मेदार है? तो आप बताओगे रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ। क्या बोलोगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ, मतलब ये फिजिकल ग्रोथ कराता है। फिजिकल ग्रोथ में मतलब क्या था? स्केलेटन की ग्रोथ और मसल की ग्रोथ, पहले स्केलेटन की देन फिर मसल की। अब बात आती है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, मतलब हाइपोसिक्रीशन हो जाए। हाइपोसिक्रीशन याद रहेगा आपको, मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कमी होना, डेफिशिएंसी होना। तो अगर हाइपोसिक्रीशन होगा दो जगह पे, अगर चाइल्डहुड स्टेज में होता है तो अगर ये हार्मोन की कमी चाइल्डहुड स्टेज में होती है तो बीमारी होती है डॉर्फिज्म। क्या नाम होता है? डॉर्फिज्म, मतलब बौनापन, ठीक है। और अगर ये एडल्टहुड में होती है तो बोलते हैं साइमन डिसीज। क्या बोलते हैं? साइमन्स डिसीज। मैं जरा आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। एरो नीचे लगा दिया, मतलब डेफिशिएंसी। कब? बचपन में ही हो गई, इन चाइल्डहुड स्टेज। कौन सी स्टेज में? चाइल्डहुड स्टेज में ही, बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई। जब स्केलेटन बनने का नंबर था तो ये हार्मोन था ही नहीं, तो इसकी वजह से काफ़ी छोटा शरीर हो जाएगा। तो वेरी शॉर्ट, ठीक, काफ़ी छोटे शरीर के हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन की कमी तो हुई है, लेकिन वो चाइल्डहुड स्टेज में नहीं है, वो होती है एडल्टहुड स्टेज में। कौन सी स्टेज है मेरे बच्चों? आप बताओगे एडल्टहुड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसमें क्या होगा? हाइट तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन काफ़ी पतला शरीर हो जाएगा। वेरी लीन बॉडी, अत्यधिक पतला शरीर, बहुत ज़्यादा पतला शरीर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब दूसरी बात, अगर ये हार्मोन एक्सेस हो जाए, एक्सेस या ओवर सिक्रीशन, एक्सेस बोल दो या ओवर सिक्रीशन बोल दो या हाइपर सिक्रीशन बोल दो। क्या बोल दो मेरे बच्चों? हाइपर। कहते नहीं तुम कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हो। हाइपर मतलब एक्सेसिव। ओवर सिक्रीशन अगर इसका हो जाए तो दो बीमारी, जाइंटिज्म और एक्रोमेगैली। अगर बचपन में ज़्यादा हो गया तो जाइंटिज्म, मतलब जाइंट के जैसा शरीर, काफ़ी टॉल हो जाएगा वो व्यक्ति, दानव की तरह लगेगा उसका शरीर। और दूसरा होता है एक्रोमेगैली। अगर यही हार्मोन एडल्ट में बढ़ गया, भाई देखो, बचपन में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो जाइंटिज्म, ठीक है, और एडल्ट में बढ़ा तो एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली तो भैया बहुत ही ज़्यादा समस्या की बात है, ठीक है। मिस्टर खली जो हैं, हमारे देश की शान जो हैं, उनको ये समस्या हुई है, ठीक है। क्या कि उन्हें एक्रोमेगैली है, मतलब काफ़ी लंबा शरीर हो गया है, फेशियल बोन काफ़ी बड़ी हो गई हैं, ठीक है, काफ़ी टॉल हैं और फेशियल बोन ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये जो बीमारी है इसका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता। इनफैक्ट पैदा होने के बाद काफ़ी समय तक, कई सालों तक पता ही नहीं लगता इस बीमारी के बारे में, ठीक है मेरे बच्चों। और इसमें अर्ली डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे मेरी बात समझिए, जो हाइपर सिक्रीशन है इसमें क्या होगा? आप बताओगे इसमें दो बीमारियां हैं, एक है जाइंटिज्म, ठीक है। जाइंटिज्म मतलब जाइंट लाइक शरीर, दानव की तरह एक इसका शरीर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। कब? चाइल्डहुड स्टेज में। अगर चाइल्डहुड स्टेज में इंक्रीज हो गया तो जाइंट लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। कैसा अपीयरेंस हो जाएगा? जाइंट लाइक अपीयरेंस, मतलब जाइंट की तरह ये दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे बताऊं, इसमें काफ़ी टॉल हो जाएगा पर्सन। कैसा हो जाएगा? वेरी टॉल। और दूसरी जो बीमारी है एक्रोमेगैली, इसमें क्या होता है? इसमें भी ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है, लेकिन वो चाइल्डहुड में नहीं, एडल्टहुड में होगा। ऐसा एडल्टहुड स्टेज में ऐसा होगा, और इसमें काफ़ी टॉल हो जाएगा, लार्ज फेशियल बोन्स हो जाएंगे। वेरी टॉल विद लार्ज फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन्स भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, इसमें ऐसी समस्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता, अर्ली डेथ भी हो जाती है, इवन कई बार तो सालों तक बीमारी का पता नहीं लग पाता। तो ये हो गया एक हार्मोन जिसका नाम है आपका ग्रोथ हार्मोन। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब और हार्मोन देखते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब TSH, थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप ध्यान से देखो तो नाम में ही आंसर छुपा है, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ये कौन बना रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे आपको याद हो तो आपने देखा था कि हाइपोथैलेमस TSH का रिलीजिंग बना रहा था, वो आया पिट्यूटरी के पास, इसने TSH रिलीज कर दिया। मैंने पूछा तुम क्या करोगे? बोला मेरे नाम से सुन लो, मैं थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता हूँ कि तुम अपने थायराइड हार्मोन को रिलीज करो, मतलब तुम जो भी हार्मोन बनाते हो उसको रिलीज करो। तो मतलब हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं स्टिम्युलेट्स, क्या लिख सकते हैं? स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड, स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स हार्मोन, टू सिक्रीट इट्स हार्मोन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टू सिक्रीट इट्स थायराइड हार्मोन, टू सिक्रीट थायराइड हार्मोन। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, अब आगे देखिए अगला हार्मोन जो है उसका नाम है ACTH। क्या नाम मेरे बेटे? ACTH। ACTH क्या होता है तो आप बताओगे? इसका नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन। देखो मेरे बच्चों, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। बच्चों नोट कर लेना, मैं पीछे बताना भूल गया हूँ, ध्यान से सुन लो। जो ग्रोथ हार्मोन है उसको सोमैटोट्रॉपिन हार्मोन बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस बना रहा था ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन, वो सोमैटोस्टैटिन है। ध्यान से सुन लो, सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और सोमैटोट्रॉपिन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो भी ग्रोथ हार्मोन बनाया था वो था सोमैटोट्रॉपिन। सोमैटोट्रॉपिन का मतलब ही होता है एक ऐसा हार्मोन जो किसी और की एक्टिविटी को कंट्रोल करे। ठीक है, चलिए, वो लिखना भूल गया हूँ इसलिए ग्रोथ हार्मोन के आगे सोमैटोट्रॉपिन लिख देना। ठीक, चलिए, इसका काम क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। देखो नाम में ही लिखा होता है, स्टिमुलेट किसको करेगा? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट स्टेरॉइड हार्मोन, टू सिक्रीट स्टेरॉइड हार्मोन। ये क्या मतलब हुआ? देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और उसके कॉर्टेक्स से 3 टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं भाई? देखो, या तो प्रोटीन का हार्मोन होगा या लिपिड का होगा। लिपिड के हार्मोन को हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सब क्या है? आपके कॉर्टिकॉइड हार्मोन है या स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, उनका सिक्रीशन बढ़ाता है। तो ACTH क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपने स्टेरॉइड हार्मोन बनाओ। ठीक है, तो याद रहे, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका कॉर्टेक्स स्टेरॉइडल हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, मेडुला नहीं, मेडुला प्रोटीन वाले हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, अगला देखिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL शॉर्ट में लिखते हैं। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL। मैंने पूछा भाई तुम्हारा क्या काम है? तो ये बोले मैं मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता हूँ और मिल्क की सिंथेसिस कराता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ ये क्या करता है। डेवलप्स मैमरी ग्लैंड को हम ब्रेस्ट कहते हैं, जिससे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मैमरी ग्लैंड एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क, तो मिल्क की सिंथेसिस भी ये कराएगा और मैमरी ग्लैंड को डेवलप भी यही कराएगा। ठीक है, अच्छा, उसके आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला हार्मोन आता है, उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या नाम है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। मेरे बेटे, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये कितने टाइप के हैं? नंबर 1 है FSH। क्या है? FSH। पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिख देता हूँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है आप बताओगे? FSH। ये मेल और फीमेल दोनों में बनता है। फीमेल में oogenesis के लिए और मेल में ये FSH,
और टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, मिलके क्या कराते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। तो मेरे बच्चों क्या समझ में आया, जो एफएसएच है मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, अकेला नहीं, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर, और फीमेल के अंदर फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा जिससे oogenesis हो सके। ठीक है, तो एक एक करके लिख देते हैं। इन फीमेल, पहले फीमेल में लिखते हैं। फीमेल में क्या करेगा, स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नाम से ही दिख रहा है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला। ठीक है, स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट, या ऐसे लिखते हैं स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हो क्या फीमेल में। तो मेल की बात कर लेते हैं। मेल में क्या होता है, इन मेल एफएसएच प्लस एंड्रोजन स्टिम्युलेट्स oogenesis, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन किसकी मदद से होगा, एफएसएच और एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, मतलब ये सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये हो गया एफएसएच की तारीफ। अब इसका दूसरा टाइप होता है आईसीएसएच और एफएसएच। देखो सॉरी गलत बोल गया, एलएच। एलएच का नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, भाई ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। मेल में इसका एक और नाम रख देते हैं आईसीएसएच, वो भी बताऊंगा क्या होता है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये फीमेल के अंदर एक प्रोसेस कराता है ओव्यूलेशन। ये क्या होता है, देखो फीमेल की ओवरी में सेकेंडरी oocyte बनता है, वो ओवरी से बाहर आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। देखो फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें 14th डे पर सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। वो अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसमें वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए, सेकेंडरी oocyte का ओवरी से बाहर आना ओव्यूलेशन होता है और उसके लिए एलएच जिम्मेदार होता है। तो आप क्या बताओगे, एलएच क्या कराएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन कराएगा कौन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, किसमें, इन फीमेल, इन फीमेल। और इसी को हम आईसीएसएच कहते हैं। आईसीएसएच क्या नाम है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मतलब देखो आंसर नाम में ही छुपा होता है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन, क्या नाम है उसका, आईसीएसएच। देखो टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, ये उसको स्टिमुलेट करता है जिससे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन मेल इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का एक और भी नाम होता है लिडिक सेल, लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल टू सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, टू सिक्रीट्स एंड्रोजन या फिर दूसरा नाम क्या बताया था आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, तो ये हो गया। तो ये हो गए हमारे एंटीरियर लोब के हार्मोन। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लोब में कौन सा बनता है, फिर पोस्टीरियर लोब से कौन से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एमएसएच। एमएसएच मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या है, एक ऐसा हार्मोन जो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता हो। ये इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मतलब मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब भाई ये होता क्या है इसको समझते हैं।
ये वो हार्मोन है जो स्किन के अंदर प्रेजेंट मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन पिगमेंटेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप बताओगे रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो स्किन पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। अब लास्ट 2 हार्मोन बचे जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, पिट्यूटरी के पोस्टुले में स्टोर होते हैं और काम कहीं और करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। एक हार्मोन है जिसका नाम है ADH। ADH का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब एक ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस के एंटी हो, मतलब जो डायूरेसिस से बचाए। डायूरेसिस का मतलब होता है मोर यूरिनेशन, ज़्यादा यूरिन होगी तो वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे बचाने के लिए। इसका एक और भी नाम है वैसोप्रेसिन, मतलब ब्लड वेसल को प्रेस करने वाला हार्मोन। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन भी इसको हम बोल सकते हैं। और अगर भी ब्लड वेसल को प्रेस करेगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, उससे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब ये ब्लड प्रेशर को ही बढ़ा सकता है। मैंने पूछा तुम क्या करते हो? ये बोला मैं वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कराता हूँ फ्रॉम द DCT ऑफ नेफ्रॉन। ये किसके लिए क्या कराता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम DCT ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। याद आ गया होगा आपको। तो देखो ये बन कहाँ रहा है? बन रहा है हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ हो रहा है? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में। काम कहाँ कर रहा है? नेफ्रॉन के DCT में। बन रहा है कहीं, स्टोर हो रहा है कहीं, काम कर रहा है कहीं। ठीक, अगला हार्मोन देखो, इसका नाम सुनो। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका दूसरा नाम पिटोसिन होता है। मार्केट में केमिकल मिलता है, उसका नाम होता है पिटोसिन। ठीक है, आप समझ लीजिए, एक एक करके बात समझते हैं। देखो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? फीमेल के अंदर यूट्रस होता है जिसमें उसका बेबी का डेवलपमेंट होता है। उस यूट्रस की एक लेयर होती है, मिडिल लेयर, उसका नाम मायोमेट्रियम, और उस मिडिल लेयर में स्मूथ मसल होते हैं। फीमेल में यूट्रस में मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल, और वो जो स्मूथ मसल होती हैं वो इस हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिससे बेबी नीचे की तरफ पुश होकर बाहर आ जाए, तो चाइल्ड बर्थ को ईजी करता है। ठीक है, तो कहाँ काम करता है? एक्ट्स ऑन, आप बताओगे, एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस एंड कॉज लेबर पेन, और इसी लेबर पेन की वजह से बेबी धीरे धीरे पुश होते हुए बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों कहते हैं? या फिर क्वेश्चन आता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन किसको कहते हैं? तो आप बताओगे ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है तो बच्चे को दूध पिलाने की ज़रूरत है, ये जाता है मेमोरी ग्लैंड के पास और उससे कहता है अरे भाई मिल्क रिलीज करना शुरू करो, छोटा बेबी आ गया है। ठीक है, तो मिल्क को इजेक्ट ये कराएगा, और मिल्क की सिंथेसिस कौन करा रहा था? PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अभी पढ़ाया था पीछे वो। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई है। अब आप देखो ADH एंड ऑक्सीटोसिन की तारीफ। ऑक्सीटोसिन, ADH और ऑक्सीटोसिन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ बनेगा, कहाँ स्टोर होगा? तो आप बताओगे फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस, फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस। और स्टोर कहाँ होगा? आप बताओगे स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गई बात आपको? आगे बढ़े तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट था? आप बताओगे हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट था। फिर ब्रेन के अंदर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक होती है
जो कि ब्रेन के एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी किससे जुड़ी थी? हाइपोथैलेमस से। ये किससे जुड़ी? एपिथैलेमस से। अब जो पीनियल ग्लैंड है इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। मैंने लिखा नहीं, याद रखेंगे आप। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं या ब्रेन सेंड भी कहते हैं जब ये खत्म हो जाती है। अब समझिए, पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी की सर्केडियन साइकिल को मेंटेन रखती है। सर्केडियन साइकिल का मतलब क्या है? सर्केडियन साइकिल का मतलब है सुबह सो के उठने से लेकर रात को दोबारा सोने तक, मतलब पूरे दिन की 24 घंटे की जो रिदम साइकिल होती है उसको मेंटेन रखती है। स्लीप वेक साइकिल या सर्केडियन साइकिल कहते हैं, वो ये कंट्रोल करती है। अब बात आती है पीनियल ग्लैंड तुम ऐसा कर कैसे पाते हो? तो पीनियल ग्लैंड बोली मैं एक हार्मोन बनाती हूँ जिसका नाम है मेलेटोनिन। मैं एपिथैलेमस से जुड़ी हूँ, आपके फोर ब्रेन में डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट हूँ, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती हूँ, जिसकी वजह से मैं सर्केडियन साइकिल या स्लीप वेक साइकिल या 24 आवर का जो रिदम है उसको मेंटेन रख पाती हूँ। ये एक स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, मतलब जब ये हार्मोन ज़्यादा होगा तो आपको नींद आएगी। इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होता है? अगर मान लो ऐसा पूछा जाए, लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा पूछा जाए कि मेलेटोनिन का हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होता है, तो आप बताओगे रात के समय या अंधेरे के समय। रात ही लिखे ज़्यादा अच्छा, ड्यूरिंग नाइट। तो मेलेटोनिन जितना ज़्यादा लाइट कम होती जाएगी उतना मेलेटोनिन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मेलेटोनिन बढ़ता जाएगा वो आपकी स्लीप को इंड्यूस करने लगेगा। आपने नोटिस करा होगा अगर हम कमरे में सोएं चारों तरफ अंधेरा करके तो अच्छी नींद आती है इन कंपेयर टू अगर कोई बल्ब या रोशनी हो रखी हो तो। ऐसा इसलिए होता है कि जब डार्क होता है तो डार्क में मेलेटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और ये स्लीप को इंड्यूस कर देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, सर्केडियन साइकिल स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन रखता है ये क्वेश्चन आए और उसमें एक ऑप्शन दे रखा हो हाइपोथैलेमस, एक दे रखा हो पीनियल ग्लैंड, तो हम हाइपोथैलेमस को प्रेफर करेंगे ना कि पीनियल को। एक चीज़ उसके बाद इसके अलावा ये क्या कर सकता है? मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रख सकता है, पिगमेंटेशन को मेंटेन कर सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस कैपेबिलिटी को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या क्या करेगा आप बताओगे? ये इन्फ्लुएंस करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके स्किन के पिगमेंटेशन को, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मेरे ख्याल से पीनियल ग्लैंड आपको समझ में आ गई होगी। ये भी ब्रेन में है। अच्छा, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सब एक्टोडर्म की बनी होंगी। किसकी बनी होंगी? एक्टोडर्म की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड थी और हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे छोटी कौन सी थी? पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी कौन सी है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो आप बताओगे थायराइड ग्लैंड। पहले तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं। हमारी नेक में प्रेजेंट है, ट्रैकिया के ऊपर वेंट्रल साइड पर। तो देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? नेक में। कहाँ प्रेजेंट है? नेक में। ट्रैकिया के ऊपर। कौन सी साइड पे? सामने की तरफ, मतलब वेंट्रल साइड पे। इस तरह से प्रेजेंट होगी। ठीक, आप क्या देखोगे? जब इस थायराइड ग्लैंड को उठाकर पीछे से देखोगे, मतलब इसको पीछे से देखने का मतलब है इसकी डॉर्सल साइड देखोगे, तो उसमें 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड मिलेंगे। मतलब ग्लैंड के अंदर एक और ग्लैंड है। देखो ये डॉर्सल व्यू दिखाया, ये थायराइड ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड होती है। कैसी होती है? एच शेप्ड, मतलब 2 लोब होते हैं इसमें। एक लोब ये है, एक लोब ये, बाइलोब्ड हो गई। दोनों लोब आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, इस्थमस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप बताओगे थायराइड ग्लैंड नेक में है, ट्रैकिया के ऊपर है, वेंट्रल साइड पर है, 2 लोब से बनी है, बाइलोब्ड है एंड बोथ लोब्स आर कनेक्टेड विद इस्थमस। ठीक है। उसके अलावा इसमें डॉर्सल साइड पे 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिल रही है। कौन सी साइड पे? डॉर्सल साइड पे। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक फॉलिकुलर और एक स्ट्रोमल। तो यहाँ पे ये स्ट्रोमल सेल और चारों तरफ फॉलिकुलर सेल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या क्या देखा? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, प्रेजेंट ओवर द ट्रैकिया एट वेंट्रल साइड, बाइलोब्ड है, वो कनेक्ट है स्टमक से। फॉलिकुलर स्ट्रोमल सेल है, इसमें 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड है, 1 पेयर इन ईच लोब एट डॉर्सल साइड। उसके बाद जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यहाँ पे हार्मोन स्टोर होता है और इसमें चारों तरफ कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं जिनका नाम है फॉलिकुलर सेल। तो ये जो फॉलिकुलर सेल हैं ये बनाती थायरॉक्सिन हार्मोन। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन 2 तरह का होता है, T3 और T4। T3 और T4, लेकिन इसमें से मेनली ये है। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाला देखने को मिलेगा। तो आप बताओगे जो फॉलिकुलर सेल हैं ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन
इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। फॉलिकुलर सेल T3 T4 दो हार्मोन रिलीज करती हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और दोनों को कॉमनली थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। उसके अलावा यहाँ बीच में कुछ सेल्स होती हैं, उनको सी सेल या पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। ये जो पैराफॉलिकुलर सेल ये थायरोकैल्सिटोनिन बनाएंगी, TCT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप के हार्मोन देखने को मिल रहे हैं, थायरॉक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना, ब्लड से कैल्शियम को रिमूव कराना। तो ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा तो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। क्वेश्चन आता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कौन से हैं? तो आप बताओ, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है इसलिए हाइपोकैल्सिमिक है। अब बात आती है ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या है? बहुत सारे काम है। ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था, फिजिकल ग्रोथ कराता था, ये फिजिकल मेंटल दोनों ग्रोथ कराता है। ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखता है। हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनका कोई एक रेट होता है, मतलब इस स्पीड से ये काम होगा। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखना इसका काम है, ना तो मेटाबॉलिज्म हाई होने देगा ना उसको स्लो होने देगा। उसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसीज का प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस उसको ही स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होगा, उसको मेंटेन करेगा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखेगा। तो ये सारे काम किसके? थायरॉक्सिन के। अब क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम हो गया तो बीमारी, ज़्यादा हो गया तो बीमारी। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम होने से कई सारी बीमारी है, नाम बता देता हूँ। एक है बहुत ही फेमस सिंपल ग्वाइटर, दूसरा क्रेटिनिज्म, तीसरा मिक्सोडेमा, हाशीमोटो। ये सब क्या है? थायरॉक्सिन की कमी से हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। एक आपको पढ़ाऊंगा गर्ल डिसीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको बोलते हैं एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर। फिर से सुन लीजिए, एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने से होता है। कौन सा? हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर। अब मैं आपको डिसऑर्डर इसके बताता हूँ। बच्चों अब देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी और एक्सेस होने से क्या प्रॉब्लम होती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, मतलब डेफिशिएंसी होती है, तो इसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर एक्सेस होता है तो इसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये जो हाइपो लिखा है इसका मतलब है डेफिशिएंसी है, थायरॉक्सिन की कमी है। अगर वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, ओवर सिक्रीशन, तो उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मैंने दिखाई हैं, एक है सिंपल ग्वाइटर जो बचपन से आप सुनते आ रहे हो, दूसरा क्रेटिनिज्म। ये दोनों हाइपोथायरॉयडिज्म के एग्जाम्पल हैं, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। एरो नीचे लगा मतलब कमी, ऊपर लगा मतलब ज़्यादा। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो आपको सिंपल ग्वाइटर हो सकता है। एक चीज़ समझिए, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। अगर आप आयोडीन कम ले रहे हो तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो थायरॉक्सिन कम बनेगा। अगर थायरॉक्सिन कम बना तो थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे स्वेल करने लगेगी, थायराइड का एनलार्जमेंट होने लगेगा, उसका साइज बढ़ने लगेगा, और जब थायराइड बढ़ेगी तो आपकी नेक का साइज भी बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। और आपका मेटाबॉलिज्म, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्टेड हो जाएगी। फिर से सुनिए मेरी बात, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन की कमी होने की वजह से सिंपल ग्वाइटर हो सकता है। रीजन क्या है? आयोडीन कम तो थायरॉक्सिन कम, थायरॉक्सिन कम तो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, वो स्वेल करेगी तो नेक में भी स्वेलिंग आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। उसके अलावा एडल्ट वुमेन है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो जाएगा। ये क्या है? सिंपल ग्वाइटर। लो आयोडीन, लो थायरॉक्सिन, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इन एडल्ट वुमेन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल की डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो रही है तो उसके बच्चे को एक दिक्कत हो जाएगी, क्रेटिनिज्म। मतलब क्या है? अगर प्रेग्नेंट लेडी, कहते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी के खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी की डाइट में आयोडीन कम है तो थायरॉक्सिन कम, तो इसका असर इसके बच्चे पे ही पड़ेगा।
क्रेटिनिज्म हो जाएगी, मतलब एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, उसका IQ कम हो जाएगा। फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, तो ना तो फिजिकल ग्रोथ हो पाएगी ना मेंटल ग्रोथ हो पाएगी, डेफ मैचुलिज्म होगा। इस तरह के कई सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे क्रेटिनिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म मतलब डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, रीजन वही आयोडीन। उसके बाद प्रेगनेंसी के समय पर अगर ऐसा हो तो बेबी अफेक्टेड होगा, फिजिकल मेंटल ग्रोथ अफेक्टेड होगी, IQ कम हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, डेफ म्यूटिज्म हो जाएगा। ये सारे सिम्टम किसके? क्रेटिनिज्म के। इनमें से कुछ भी दे रखा होगा और करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दे देते हैं विच वन ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रेटिनिज्म या ग्वाइटर, इस तरह से। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथायराइडिज्म, इसको ग्रेव्स डिसीज कहते हैं। मैं शायद लास्ट वीडियो में गर्ल डिसीज बोल गया था, गलती हो गई मुझसे, तो इसे बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिसीज या एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर। मतलब इसमें ग्वाइटर तो होगा, थायराइड ग्लैंड का साइज तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ प्रोट्रूजन ऑफ आई, आप काफ़ी बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी, ऐसा लगेगा आंखें बाहर निकल आएंगी, उभरी हुई आईज हो जाएंगी। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड साइज बढ़ेगा, प्रोट्रूजन ऑफ आई होगा, BMR इंक्रीज हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, तो ये मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाएगा। BMR हाई मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो गया, मतलब मेटाबॉलिज्म हाई हो गया, और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सब क्या हो गया? एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर, इसे ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका दूसरा नाम ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं पैराथायराइड की। आपको याद है थायराइड ग्लैंड दिखाई थी, उसमें पीछे की तरफ डोर्सल साइड पर 2 पेयर थायराइड ग्लैंड थी। देखो थायराइड ग्लैंड बाई लोब थी, एक लोब के अंदर 2 तो दूसरे में भी 2, और ये कहाँ है? पीछे की तरफ, मतलब डोर्सल साइड पर 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगी। मैंने पूछा तुम क्या करते हो? बोले मैं एक हार्मोन बनाता हूँ, उसका नाम है थायरॉक्सिन पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है PTH। क्या नाम होता है मेरे बच्चों? PTH। एक और भी नाम है, वो मैं बता देता हूँ, उसका नाम होता है कॉलिप्स हार्मोन। क्या नाम मेरे बच्चों? कॉलिप्स हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन इसको बोलते हैं। मेरे बेटे जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करती है, कॉलिप्स हार्मोन कहते हैं, ये TCT के अगेंस्ट काम करती है। याद करो थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन पढ़ाए थे, थायरॉक्सिन जिसकी डिटेल पढ़ी, और थायरोकैल्सिटोनिन। क्या था? वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था, मतलब वो हाइपोकैल्सिमिक था। ये उसके अगेंस्ट काम करता है, मतलब ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। मैंने पूछा, मैंने दोनों से बात करी, अरे भाई TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन, तुम ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करते हो, मतलब ब्लड में से कैल्शियम ले जाते हो? बोला हाँ मैं ले जाता हूँ। मैंने कहाँ ले जाते हो? बोले मैं उनको ले जाके बोन को दे देता हूँ, उससे बोन मजबूत हो जाती है। तो ये तो अच्छी बात है, बोन स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन अगर ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम कम कर दोगे, भाई देखो मान लो मेरा नाम TCT है और तुम्हारा नाम ब्लड है, मैं तुम्हारे पास बहुत सारा कैल्शियम था तो मैं तुम्हारे पास आया, मालिक तुम्हारे पास बहुत सारा कैल्शियम मुझको दे दो, तो तुमने अपना मुझे कैल्शियम दे दिया एक्स्ट्रा जितना था, वो तो ठीक बात है। लेकिन अगर मैं तुम्हारा वो भी कैल्शियम ले लूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सही बात है। सुनो देखो, तुम्हारे पास 4 रोटी थी, तुम 2 रोटी खाते हो, तो 2 रोटी एक्स्ट्रा है, तो वो 2 तुम मुझे दोगे, दैट्स वेरी नाइस। ये तो हम्बल बात हो गई, आपकी बहुत ही काइंडनेस हो गई। लेकिन अगर बची हुई 2 भी मैं ले जाऊं तो ये तो गलत बात है ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, भूखे मर जाओगे। वही सिस्टम यहाँ पर है। जब ब्लड में कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा होता है तो TCT ब्लड में से कैल्शियम लेता है, बोन को देता है, ब्लड से कैल्शियम लेता है, बोन को देता है, बोन स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। लेकिन अगर कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ब्लड में कैल्शियम के कम होने से मस्कुलर स्पाज्म कॉज होता है, मतलब मसल्स अकड़ जाती हैं। बिना कैल्शियम के मस्कुलर मूवमेंट कैसे होगा, है ना? तो फिर मेरी बात सुनिए, सबसे पहले जब कभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल राइज होता है तो TCT आता है, वहाँ से कैल्शियम लेता है, बोन को देता है, बोन कम स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो ये आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है? बोन से खुरपी लेके जाएगा, बोन से कैल्शियम छोटा छोटा के लाएगा, कहेगा बहुत बढ़िया हराम का कैल्शियम आ रहा है, रख लिया। सॉरी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको ये वर्ड, चलो अच्छे से बोलते हैं। बेकार सा क्या कहते हैं, फालतू का आ रहा है ना जो कैल्शियम तुम लोगों ने ले लिया है, थोड़ा सा अवॉइड किया करिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या है कि कैल्शियम को छोटा छोटा के लेके आएगा बोन से, इसे हम बोलते हैं रिजॉर्प्शन ऑफ बोन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। ठीक है, अच्छा पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है,
थायरोकैल्सिन ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम कर रहा था, इसलिए उसको बोला हाइपोकैल्सिमिक, और इसको बोलते हैं हाइपरकैल्सिमिक। तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, हाइपरकैल्सिमिक हो गया। फिर मैंने पूछा तो ब्लड में कैल्शियम लाते कहाँ से हो? ठीक है, तो ये बोला मैं बोन से लेकर आता हूँ, बोन का डीमिनरलाइजेशन कराता हूँ। तो एक बात समझो, अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो सकती है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो बोन से बहुत सारा कैल्शियम छुटाने की वजह से बोन कमज़ोर हो जाएंगी, चांस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएगा। कंडीशन का नाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो बोन से ज़्यादा कैल्शियम लेके आएगा, ब्लड में इंक्रीज करने लगेगा, और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से मेरे बच्चे बोन कमज़ोर हो जाएंगे। एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, वो हो जाएगा। और अगर टीसीटी ज़्यादा हो गया तो ब्लड से ज़्यादा कैल्शियम ले जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। मस्कुलर टेटेनी कहते हैं इस कंडीशन को। मस्कुलर टेटेनी मतलब मसल्स का अकड़ जाना, मस्कुलर स्पैज्म भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने अब जल्दी से बात कर लेनी। पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी है? 2 पेयर। थायराइड ग्लैंड में होती है, डॉर्सल साइड पर होती हैं, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन रिलीज करती हैं। इस हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, इसलिए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहाँ से लाता है? बोन के डीमिनरलाइजेशन या बोन रिजॉर्प्शन। याद रहे, रिजॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं है। ये रीएब्जॉर्प्शन, ये रिजॉर्प्शन है, अंतर होता है। रिजॉर्प्शन मतलब वहाँ से छोटा छोटा के ला रहा है। ठीक, अच्छा, बोन अगर ये ज़्यादा हो गया तो बोन कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, मैंने पूछा तुम और भी कुछ कर सकते हो? बोले मेरा काम तो कैल्शियम को बढ़ाना है। मैंने क्या और भी कोई तरीका है? बोन से करते हो? और बोले देखो मैं किडनी को स्टिमुलेट कर देता हूँ। किसको स्टिमुलेट कर देता हूँ? किडनी को। किडनी से कहता हूँ तुम अपना हार्मोन बनाओ। किडनी भी एक हार्मोन बनाती है, उसका नाम होता है कैल्सीट्रायोल। ये समझने के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक हार्मोन है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल को विटामिन D3 भी कहते हैं, या कॉलीकैल्सीफेरॉल। ठीक, ये D3 है। ठीक, तो ये क्या करता है? PTH किडनी को स्टिमुलेट करता है, और उससे कहता है तो अपनी कैल्सीट्रायोल बनाओ, और वो जो कैल्सीट्रायोल है उसे भेजो एलिमेंट्री कैनाल के पास, और उससे कहो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है उसमें जो कैल्शियम वो ले आओ। ठीक, तो ये क्या क्या करता है? बोन रिजॉर्प्शन या डीमिनरलाइजेशन करके ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। दूसरा, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए किडनी को स्टिमुलेट करता है। किडनी लिखा मिलेगा, या फिर लिखा मिलेगा रीनल टिब्यूल। क्या लिखा मिलेगा मेरे बेटे? रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल को स्टिमुलेट करेगा। तीसरा, ये स्टिमुलेट करेगा किडनी को कि तुम कैल्सीट्रायोल बनाओ, और कैल्सीट्रायोल एलिमेंट्री कैनाल के फूड से कैल्शियम लेके आएगा। तो कैल्शियम बढ़ाना ही इसका काम है इनटू द ब्लड। अब देखो, टीसीटी और पीटीएच ये दोनों मिलकर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को कौन मेंटेन रखते हैं? टीसीटी और पीटीएच। क्या कोई और भी कर सकता है? हाँ, अगर इसके अलावा पूछें तो आप बताओगे कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल कौन बनाता है? किडनी बनाती है। ये आगे भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैराथायरॉयड कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आता है थाइमस ग्लैंड। देखो, हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। ये देखो, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर हार्ट है, तो बाइलोब्ड होता है। एक लोब ये, एक लोब ये, तो हार्ट के ऊपर एक बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, थाइमस ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड है, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड पे, अओर्टा के वेंट्रल साइड पे, और स्टर्नम के पीछे। आगे स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। हार्ट के और अओर्टा के ऊपर प्रेजेंट है, तो हार्ट के ऊपर मतलब हार्ट की वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। दोनों लंग्स के बीच में हार्ट के ऊपर बाइलोब्ड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। और ये जो थाइमस ग्लैंड है ये स्टर्नम के पीछे है, अओर्टा और हार्ट की वेंट्रल साइड पर है। इतनी बात। फिर मैंने पूछा थाइमस ग्लैंड तुम क्या करती हो? बोले मैं थाइमोसिन हार्मोन बनाती हूँ। अरे वाह, तो ये थाइमोसिन क्या करता है? तो बोले थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है। तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी, ये टी लिम्फोसाइट तो डिफेंस का पार्ट है, और सर आप पढ़ा रहे हो एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये क्या बात हुई? आप ध्यान दीजिए, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ एक लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। इसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो, हमारी बॉडी में 2 प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, एक टी लिम्फोसाइट बनाने वाला थाइमस ग्लैंड, एक बी लिम्फोसाइट बनाने वाला बोन मैरो। तो थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो को प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड
बनाती है टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो बनाती है बी लिम्फोसाइट, और ये दोनों लिम्फोसाइट हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इसके बारे में देखते हैं। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ओवर द हार्ट, वेंट्रल टू अओर्टा एंड बिहाइंड स्टर्नम। क्या सिक्रीट कर रहा है? थाइमोसिन हार्मोन। जो थाइमोसिन हार्मोन है वो डिफरेंशिएशन कर रहा है टी लिम्फोसाइट का, और टी लिम्फोसाइट हमारे अंदर एक टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, उसे बोलते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो CMI है ये बनवाता है एंटीबॉडी। कैसे? CMI, देखो हमारे अंदर दो टाइप का इम्यून सिस्टम होता है, एक होता है CMI और एक होता है AMI। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल से बनी हुई इम्यूनिटी, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI, एंटीबॉडी से बनी हुई इम्यूनिटी। तो CMI और AMI ये दो टाइप की इम्यूनिटी है। CMI के लिए जिम्मेदार है टी लिम्फोसाइट, और ये टी लिम्फोसाइट AMI को स्टिमुलेट करती है। ये क्या करती है? टी लिम्फोसाइट जो है ये AMI को स्टिमुलेट करती है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ और एंटीबॉडी बना के अपने आप को डेवलप करो। तो आप ऐसे कह सकते हो थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट का क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन, मतलब नई नई टाइप की बनाते हैं, उससे CMI बनता है। जो CMI है वो एंटीबॉडी के बनने को प्रमोट करता है, जिससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी बन जाती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब होता है ब्लड की इम्यूनिटी, और ब्लड की इम्यूनिटी एंटीबॉडी से बनती है, इसको AMI भी कहते हैं। AMI या ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक ही बात होती है। तो देखो, थाइमस से बनेगी टी लिम्फोसाइट, थाइमोसिन हार्मोन, उससे बनेगा टी लिम्फोसाइट, उससे बनेगी CMI, और CMI प्रमोट करेगी एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को, और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन से बनी इम्यूनिटी को बोलते हैं AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड धीरे 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 रिड्यूस होने लगी अपने साइज में, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगी तो ये थाइमोसिन भी कम हो जाएगा। थाइमोसिन कम होगा तो इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाएगी। देखा है ना, बुढ़ापे में इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जरा जरा से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हमें अफेक्ट कर देते हैं। तो वही है, इट डिजनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन डिक्रीज एंड लो इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। बात आई ऐसा क्यों? अरे भाई एक बात समझो, हमारे पास किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, तो किडनी के लिए टर्म यूज करते हैं रीनल, और ऊपर इसलिए सुप्रा। तो सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। देखने में कैप लाइक लग रहा है। अब एक बात देखो, कैप लाइक स्ट्रक्चर है और इसके भी दो पार्ट हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला। तो वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए सुप्रारीनल ग्लैंड, और इसके टू पार्ट्स है कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एक बात बताऊं, इसका जो मेडुला होता है ना, वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में आपके काम आते हैं। इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड और मेडुला के उन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो तीन नाम सुन लीजिए, इसको एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, एक और भी नाम है इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ये आपकी हेल्प करेगा। कौन सी वो इमरजेंसी कंडीशन है वो थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो वन पेयर हो गई, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है और इसके दो पार्ट्स है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो पहले कॉर्टेक्स देखेंगे फिर इसका मेडुला देखेंगे। लो रब हो गया, इसको ठीक कर देता हूं वरना मिस हो जाएगा आपका। ये देखिए, अब देखिए दो पार्ट है कॉर्टेक्स मेडुला, पहले कॉर्टेक्स देखते हैं फिर मेडुला देखेंगे। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है और उस कॉर्टेक्स की भी 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। तो इसको याद रखने का एक सीक्वेंस है GFR। क्या है मेरे बच्चों? GFR याद करो। जब एक्सक्रीशन पढ़ाया था तो मैंने आपको GFR बताया था, क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनता है उसे GFR कहते हैं। उसी से याद कर लेंगे। देखो 3 लेयर्स हैं, आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जोना फेसिकुलेटा और इनर जोना रेटिकुलस, GFR। तो याद रहे, आउटर टू इनर है, ये मत गड़बड़ करना, कौन सा इनर आउटर, ये गड़बड़ हो जाता है। सीक्वेंस पूछेंगे, मैं आउटर से इनर ही लिखता हूं हमेशा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। अब बात करते हैं इन तीनों रीजन का, इन तीनों लेयर्स का काम क्या है। देखो कॉर्टेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इन तीनों पार्ट का काम है अलग अलग टाइप के हार्मोन बनाना। अगर मैं बोलूं बाहर वाला ग्लोमेरुलोसा, ये क्या बनाएगा? ये बोला मैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बनाता हूं। कौन से हार्मोन? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जो फेसिकुलेटा है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहीं लिखा हुआ, ये लिखा है।
और जो रेटिकुलरिस होता है वो बनाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड या गोनाडोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ये 3 लेयर हैं कॉर्टेक्स की और ये तीनों डिफरेंट हार्मोन बनाती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। मिनरलो का एग्जांपल होता है एल्डोस्टेरोन। याद करो जब आपको एक्सक्रीशन पढ़ाया था तो उसके डीसीडी पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता था जो सॉल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता था, वही वाला है ये। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये है कॉर्टिसोल और गोनाडोकॉर्टिकॉइड सेक्स हार्मोन है, मेल का एंड्रोजन और फीमेल का एस्ट्रोजन। तो देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एंड्रोजन एल्डोस्टेरोन और वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कॉर्टिसोल और गोनाडोकॉर्टिकॉइड का एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब बात आती है ये हार्मोन करते क्या है, सबका अपना अपना काम है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या काम है, देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को ब्लड में मेंटेन रखना। अगर ये इन चीज़ों को ब्लड में मेंटेन रखेगा तो मतलब ब्लड का अमाउंट, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रखेगा। ब्लड का अमाउंट, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रखने के साथ साथ ब्लड का गाढ़ापन, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, इसको भी मेंटेन रखेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड बोल सकते हैं या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड मेंटेन करता है। अब जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा, ब्लड का गाढ़ापन मेंटेन करेगा तो ब्लड प्रेशर भी ये मेंटेन कर सकेगा। बहुत सारे काम है, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करना, ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना, ब्लड में वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखना, उसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। और ब्लड प्रेशर का मेंटेन रहा तो जीएफआर भी मेंटेन रहेगा। जीएफआर अगर कम हो गया तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा के जीएफआर को मेंटेन कर देता है। ठीक है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होगा, किडनी में जो नेफ्रॉन था उस नेफ्रॉन से हम ज़रूरी चीज़ें रीएब्जॉर्ब कराते थे और बेकार की चीज़ें एक्सक्रीट करा देते थे। तो देखो 2 चीज़ें हैं, सोडियम आयन यानी कि सॉल्ट और वाटर, इन दोनों का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। पोटेशियम आयन और फॉस्फेट को एक्सक्रीट कराएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो पहला वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेगा, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा, इंक्रीज करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन और वाटर और एक्सक्रीशन कराएगा पोटेशियम आयन और फॉस्फेट। इसको मैं लिख देता हूँ, मिट गया था ये है आपका फॉस्फेट PO43 नेगेटिव और सिक्रीट्स, ये सिक्रीट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। देखो याद करो, पीछे अभी पढ़ के आए, कैल्सिमिक, हाइपर कैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक। हाइपर कैल्सिमिक कैल्शियम को बढ़ा रहा है, हाइपोकैल्सिमिक घटा रहा है कैल्शियम को। ऐसे यहां पर ग्लाइसेमिक है, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा तो हाइपर ग्लाइसेमिक, और अगर कम कर रहा होता तो कौन होता, हाइपोग्लाइसेमिक। चलो अभी आगे देखेंगे कौन है हाइपोग्लाइसेमिक, वैसे बता दूं इंसुलिन है वैसे। चलो आगे बढ़ाएंगे। तो हाइपरग्लाइसेमिक देखो, ये बताओ ब्लड में अगर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ऐसा हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। बोलिए मेरे बच्चों, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक, कॉर्टिसोल है ये। ठीक, अच्छा मैंने पूछा एक बताओ तुम ब्लड में ग्लूकोज कैसे बढ़ा सकते हो। बोले बहुत तरीके हैं ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने के। जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है उसको मैं तोड़ दूंगा, मतलब ग्लाइकोजीनोलाइसिस करा दूंगा और ग्लूकोज बढ़ा दूंगा। मैंने कहा मान लो लिवर के अंदर का सारा ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फिर तुम ग्लूकोज कैसे बढ़ाओगे। तो बोले एक तरीका है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने कहा ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है, डाइजेशन में पढ़ा था ना आपने। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, जब सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो लिपिड को तोड़ो, मतलब लाइपोलाइसिस करो और ग्लूकोज बना दो। वो भी खत्म हो जाए तब प्रोटीन को तोड़ो और उससे ग्लूकोज बनाओ। तो देखो लिपिड को तोड़ने को बोलते हैं लाइपोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ने को बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस, और इन दोनों को तोड़ क्यों ना है, जिससे ग्लूकोज बना सके। तो इन दोनों को कॉमनली कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लिखा हुआ लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखेगा। उसके अलावा बहुत सारे काम है, जैसे एक समझो सेल्स जो होती हैं अमीनो एसिड को रिसीव कर मतलब एब्जॉर्ब करती हैं और उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। तो ये सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन, सेल क्या करती हैं, अमीनो एसिड लेती हैं
मतलब उसका अपटेक करती हैं, उसको यूटिलाइज कर लेती हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को इनहिबिट करता है। ये कहेगा ए सेल ज़्यादा ना तो लो, ना तो एब्जॉर्ब करो और ना ही उसका इस्तेमाल करो, उसको कम कराता है कौन, ये तो इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक ये स्टिमुलेट करता है आरबीसीज के प्रोडक्शन को, मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन पीछे भी देखा था, थायरोक्सिन पढ़ा था, वो भी आरबीसी का प्रोडक्शन करा रहा था, मतलब एरिथ्रोपोइसिस करा रहा था। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन कराना। इसके अलावा ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आपका इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है, कहीं ऐसा ना हो इम्यून सिस्टम ओवर एक्सीड हो जाए और आपकी बॉडी को ही नष्ट करने लगे। वो कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक बन गया। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन अगर वो ज़्यादा एक्टिव हो गया तो हमारी बॉडी को ही नष्ट ना कर दे, इसलिए ये इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। और एलर्जी वगैरह हो जाती है, एलर्जी में स्वेलिंग आ जाती है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, तो उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन वाला एक्शन भी शो करता है। तो कॉर्टिसोल के ये सारे काम हो गए। अब बात करते हैं ज़ोना रेटिकुलरिस में जो बनना है गोनाडोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है। अब देखो, जब तुम पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे ना, उस समय पर मम्मी आपको कहीं घुमाने ले जाती थी, लोग पूछते थे आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, ऐसे पूछते थे, मम्मी कहती हाँ मेरा बच्चा है। तो दूसरा जो सवाल होता था वो ये होता था, ये लड़का है लड़की है, ये पूछते थे, बेटा है बेटी है, ऐसे पूछते थे। लेकिन आज कोई भी आपकी मम्मी से आपको देखकर ये नहीं बोलता है कि ये आपका बेटा लड़का है लड़की है। आज आपको देखकर कोई ये नहीं पूछेगा कि आप लड़का हो या लड़की हो, और अगर तुम में संदेह हो रहा है तो भैया कोई गड़बड़ है। ठीक, ध्यान दो, मेल और फीमेल में एक प्यूबर्टी एज के बाद चेंजेस आ जाते हैं। आज आपको कोई भी देख के बोल देगा मेल है, मुझे देख के कोई भी कह देगा मेल हूँ, और किसी को देख के ही बोल देगा, मतलब लड़की को देख के बोल सकते हैं फीमेल है। तो ये जो चेंजेस हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल में पेक्टोरल गर्डल मतलब चेस्ट का बड़ा हो जाना, फीमेल में पेल्विक गर्डल मतलब हिप बोन का बड़ा हो जाना, आवाज़ का फीमेल में पतला हो जाना, लड़कों में भारी हो जाना, दाढ़ी मूछे आ जाना, एक्सिलरी हेयर बन जाना, प्यूबिक हेयर बन जाना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है मेरे बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि डेवलप होते हैं इन हार्मोन की वजह से। क्लियर हो गया? अगर फीमेल है तो एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, मेल है तो एंड्रोजन बढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया तो बीमारी हो जाएगी, अभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमने एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला की। तो देखो, जो एड्रेनल ग्लैंड का मेड्यूला है इसमें क्या क्या समझना है। देखो, जो मेड्यूला है एड्रेनल ग्लैंड में, जो मेड्यूला है वो हार्मोन बनाता है। एक बनाता है एड्रेनालिन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन होता है, दूसरा बनाता है नॉर एड्रेनालिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। याद करो, मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, उसमें ये हार्मोन बताए थे। ठीक है, तो इन दोनों को कॉमनली कैटेकोलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। क्वेश्चन आता है कैटेकोलामाइन क्या है, तो आप बताओगे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, इन दोनों को कैटेकोलामाइन कहते हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला से, एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला से रिलीज होता है। ठीक है, ये कब रिलीज होता है? जब कभी कोई इमरजेंसी या स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है। वो 3 है, 3F कंडीशन बोलते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट। अब सोच के देखो, मैं याद करो सिंपैथेटिक वाला, वही वाला सिस्टम यहाँ फॉलो हो रहा है। अभी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? गुस्से से चेहरा लाल हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा, स्लो, बहुत सारे काम होंगे। तो ये हार्मोन कब सिक्रीट होता है? ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन, जैसे फियर, फाइट और फ्लाइट। इसीलिए इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं और इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। इसीलिए ग्लैंड का नाम हो जाएगा 3F ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड। अब बात होती है क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, स्वेटिंग बढ़ाएगा, उसके अलावा पीपल को डायलेट कर देगा। आपका पाइलोरेक्शन, गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स हो जाते हैं, वही है। उसके बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो अगर ध्यान दो तो कॉर्टिसोल भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा रहा था और एड्रेनालिन भी ऐसे ही कर रहा है। तो इन दोनों को हम हाइपरग्लाइसेमिक बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? 100% बोल सकते हैं। ये क्या करता है? ब्लड, लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है, मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक करवाता है
और उसको ब्रेक करवा के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा लेता है। याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्या करेगा, लिवर और मसल के ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाएगा और उससे ग्लूकोज बनाएगा और उस तरह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को राइज कर देता है। अब आते हैं इधर डिसऑर्डर्स पे। यहाँ पे मैंने 5 डिसऑर्डर लिखे हैं, जिसमें पहला डिसऑर्डर है एडिसन डिसीज। सिर्फ वो है जो डेफिशिएंसी से हो रहा है, बाकी चारों एक्सेस होने से हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कॉर्टिसोल, अगर ये दोनों हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई ब्लड के अंदर तो आपको एडिसन डिसीज होगी। अब सिम्टम तो अपने आप समझ जाओ, जो कॉर्टिसोल का काम है वो नहीं हो पाएगा, जो एल्डोस्टेरोन का काम है वो नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम उतना अच्छे से नहीं मेंटेन हो पाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन रहेगा, कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन रहेगा, वही सारे सिम्टम है, ठीक है। एल्डोस्टेरोनिज्म, नाम से ही पता लग रहा है, एल्डोस्टेरोनिज्म एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा होने से होता है। कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल के कम होने से होगा। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया समझो, अगर मेल में फीमेल का हार्मोन बढ़ गया, अगर मेल में फीमेल का हार्मोन बढ़ गया तो उसे गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, उसमें फीमेल जैसे कैरेक्टर हो जाएंगे डेवलप, मेल में ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे। एड्रेनल विरलिज्म, ये उल्टा है, फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन बढ़ जाएगा, अगर मेल में फीमेल बढ़ा तो गायनेकोमेस्टिया, और फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन बढ़ा तो एड्रेनल विरलिज्म। इसमें फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर आ जाएंगे और गायनेकोमेस्टिया मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एड्रेनल ग्लैंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियास। अब पेनक्रियास हम डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम अगली ग्लैंड पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। देखो, हार्मोन का काम करने का एक तरीका होता है। हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी के हार्मोन की बात करनी है, एक प्रोटीन हार्मोन और एक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। या हम एक चीज़ और भी ले सकते हैं, स्टेरॉइड के साथ ले सकते हैं आयोडोथायरोनिन, ठीक। तो ये वो हार्मोन है जिनके रिसेप्टर्स या तो टारगेट ऑर्गन की सरफेस पे होते हैं या ऑर्गन के अंदर होते हैं। बात को समझ में नहीं आई ना? चलो मैं थोड़ा और पीछे से चलता हूं। देखो, जितने भी हार्मोन हैं उनको किसी ना किसी टारगेट ऑर्गन पे काम करना है। अब जब उन्हें उस पर काम करना है तो काम करने के लिए उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक जाना पड़ेगा। जब ये हार्मोन इस टारगेट ऑर्गन पे जाएगा तो उसको रिसीव करने के लिए कोई रिसेप्टर होना चाहिए। अरे भाई, जब मोदी जी अमेरिका या किसी दूसरे देश में जाएंगे तो उनको कोई तो रिसीव करने आएगा ना एयरपोर्ट पे। वही सिलसिला यहाँ का है भाई। मान लो ये एक हार्मोन है और ये एक टारगेट ऑर्गन है, इस हार्मोन को इस टारगेट ऑर्गन पे काम करना है, तो हार्मोन यहाँ से इस टारगेट ऑर्गन के पास आएगा। हार्मोन इस टारगेट ऑर्गन पे आएगा तो यहाँ टारगेट ऑर्गन पर कोई ना कोई रिसेप्टर होना चाहिए जो उस हार्मोन को रिसीव करेगा। अब ध्यान रहे, ये रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं, ये रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं। अब कंडीशन 2 है, या तो वो रिसेप्टर सरफेस पर ही होगा या फिर वो रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा या सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक। तो अगर सरफेस पर रिसेप्टर है तो उसे बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और अगर वो सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रासेलर या इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक। क्लियर हो गई। टारगेट ऑर्गन पे काम करेगा हार्मोन, टारगेट ऑर्गन के पास को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होने चाहिए, दैट कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड और कैन बी इंट्रासेलर इंट्रा न्यूक्लियर, ठीक। अब देखो, प्रोटीन हार्मोन के केस में जो रिसेप्टर होता है वो टारगेट ऑर्गन की सरफेस पे होता है। स्टेरॉइडल हार्मोन या आयोडोथायरोनिन के केस में वो रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है या सेल के अंदर होता है, ठीक। होता क्या है, तो पहले इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना है, नाम है FSH। याद करो FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। ये प्रोटीन का बना हार्मोन है और प्रोटीन का बना ये जो हार्मोन है ये एक टारगेट ऑर्गन पे काम करेगा। वो टारगेट ऑर्गन क्या है, FSH किस पे काम करेगा, ओवरी पे। तो मान लीजिए ये ओवरी है, तो ओवरी की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो इसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं, ये जो रिसेप्टर बना हुआ है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है ये टारगेट ऑर्गन की आउटर सरफेस पे है। हार्मोन आएगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा और बनाएगा कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर जुड़ गए, कॉम्प्लेक्स बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रहे, हार्मोन जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और वो अंदर नहीं जाता। वो क्या करता है, एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है। हार्मोन खुद में क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है।
वो डेवलप करेगा एक सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम आयन, इनको बनाएगा और वो अंदर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बायोकेमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो भी इसको करना है वो करेंगे। क्या काम करेगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, FSH यहाँ आएगा, इसकी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये दोनों मिलके, ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे, जैसे साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन। ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, जैसे ओवरी के अंदर आके से क्या करनी है, ओवरी की ग्रोथ करानी है। तो ओवरी की ग्रोथ के लिए FSH जिम्मेदार। क्लियर हो गया। काम करने का तरीका समझिए, यहाँ देख लें। हार्मोन बाइंड टू ए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, और ये रेगुलेट करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को शो करेगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, हमने लिया है एक स्टेरॉइड हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। इसका रिसेप्टर देखो मेम्ब्रेन पर नहीं है, कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। ये जो बना है ये रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर और ये हार्मोन क्या होगा, ये डायरेक्ट एंटर कर जाएगा। ये क्या होगा, ये हार्मोन डायरेक्ट अंदर एंटर करेगा। इस वाले केस में हार्मोन अंदर नहीं आया, उसने सेकेंडरी मैसेंजर बनाया है। इसमें सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनेगा, हार्मोन डायरेक्ट अंदर आएगा और वो रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जब ये बन जाएगा तो वो इसके जीन पर काम करेगा, इसके जीन पर काम करेगा, मतलब DNA पे काम करेगा, उससे mRNA बनाएगा, mRNA प्रोटीन बनाएगा, और जो भी इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो परफॉर्म करेगा। जैसे टिश्यूज़ की ग्रोथ कराना, नए नए टिश्यूज़ को डेवलप कराना, किसका काम है, एस्ट्रोजन का काम है। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये स्टेरॉइडल हार्मोन है जिसका रिसेप्टर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर है। ये प्रोटीन हार्मोन है, इसका रिसेप्टर बाहर है। ये सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा, खुद अंदर नहीं जाएगा, ये खुद अंदर जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनाएगा। ये मोस्टली जीनोमिक एक्शन को रेगुलेट करता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो देख लीजिए, स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोन हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर से। पहली चीज, ये मोस्टली क्या रेगुलेट करते हैं, जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन। क्वेश्चन आ सकता है, जीन एक्सप्रेशन, क्रोमोसोमल फंक्शन को मोस्टली कौन रेगुलेट करता है, ये या ये? तो आप बताओगे ये स्टेरॉइडल हार्मोन, ना कि ये प्रोटीन वाले। ठीक है, अच्छा, ये इसके साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इसका जो भी बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो हार्मोन अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।